सर रतन टाटा कहते हैं कि उन पत्थरों को इकट्ठा करो जो दूसरे तुम्हारे ऊपर फेंकते हैं और फिर उन पत्थरों को इकट्ठा करके एक अपना साम्राज्य बना लो। रतन टाटा से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो उनके व्यक्तित्व को महान बनाती हैं। विदेश से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी में एक मामूली कर्मचारी की तरह काम किया और अपने काम की उन्हें तनख्वाह भी मिलती थी। और जब उन्हें कारोबार की सारी बारीकियां समझ में आ गई तब रतन टाटा जी ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में उठा ली। अगर रतन टाटा के शख्सियत की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि सादगी से भरे एक नेक और दरिया दिल इंसान भी थे। टाटा नैनो को लेकर ऐसी ही एक कहानी है। एक बार रतन टाटा जी कहीं जा रहे थे। सड़क के सिग्नल पर उन्हें एक स्कूटर सवार परिवार दिखा जिस पर 4 लोग बैठे थे, पति पत्नी और 2 बच्चे। बारिश की वजह से पूरा परिवार भीग रहा था। रतन टाटा ने जब ये नज़ारा देखा तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि क्यों न एक लखटकिया कार बनाई जाए। 1 लाख की ये कार मिडिल क्लास के लिए क्रांति का काम करेगी और ऐसे परिवार जो कार लेने में सक्षम नहीं है उन्हें लखटकिया कार दी जाए ताकि वो कम पैसे में भी इस कार को खरीद सकें और बारिश धूप में भी अपने परिवार के साथ सफर का मजा ले सकें। यानी रतन टाटा समाज के हर व्यक्ति के लिए काम करते थे। इसी वजह से वो लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। अब दूसरी बात जो रतन टाटा के अंदर प्रेम को दर्शाती है, ये किस्सा साल 2018 का है। यूके के तत्कालीन प्रिंस चार्ल्स ने रतन टाटा को उनकी चैरिटी की वजह से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था। बकिंगम पैलेस में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए रतन टाटा ने पहले अपनी सहमति भी दे दी थी, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया। दरअसल उनके पालतू डॉग की तबीयत खराब हो गई थी। उन्होंने अपने इस प्यारे दोस्त के साथ रहने के लिए यूके जाने से मना कर दिया और रतन टाटा को कई लोगों ने समझाने की कोशिश भी की लेकिन वो नहीं माने। ऐसी ही एक कहानी मुंबई के ताज होटल की है, जहां होटल के गेट पर एक स्ट्रीट डॉग दिखा जो आराम से सो रहा था। वहां आई एक महिला ने गार्ड से इसकी शिकायत की, कहा कि ऐसे कुत्ते को अंदर आने की एंट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन गार्ड ने जवाब दिया कि ये डॉग अपने जन्म से ही यहाँ है और होटल के मालिक यानी रतन टाटा ने उसे यहाँ रहने की इजाज़त दी है। दरअसल एक डॉग कुछ साल पहले होटल के परिसर में आ गया था, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उस वक्त रतन टाटा ने इसका इलाज करवाया, फिर उसे होटल के परिसर में रहने दिया। अब आप ये समझ सकते हो कि रतन टाटा इंसान और जानवर में कभी भेद ही नहीं करते थे। रतन टाटा का बचपन भी काफी संघर्षों से भरा रहा। साल 1937 में रतन टाटा का जन्म हुआ। साल 1948 में उनके माता पिता के अलग होने के बाद रतन टाटा जी बेहद ही टूट गए थे। उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने इनका पालन पोषण किया। रतन टाटा साल 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की। 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले उन्होंने लॉस एंजल्स में कुछ समय काम किया और वहीं पर टाटा जी को एक लड़की से प्यार हो जाता है। शादी की बात भी आगे बढ़ी। शादी होने ही वाली थी कि इस दौरान उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें भारत वापस आना पड़ा। रतन टाटा इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि जिस लड़की से वो शादी करने वाले हैं वह भी उनके साथ भारत आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रतन टाटा के मुताबिक 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते लड़की के घर वाले उसके भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह से ये रिश्ता टूट गया और फिर रतन टाटा भारत आए और अपने कारोबार पर ध्यान देने लगे। साल 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया था। अब रतन टाटा के जिंदगी की एक कहानी और है, जब कुछ युवा डॉक्टरों ने मिलकर एक अस्पताल शुरू करने की सोची संभाजी नगर में, और इन डॉक्टरों का विजन था कि कम पैसे में लोगों का इलाज करना। ये डॉक्टर्स तनख्वाह भी बहुत कम लेते थे और डॉक्टर हेडगेवर के नाम पर वह अस्पताल आज भी लाखों लोगों की सेवा कर रहा। लेकिन जब ये बात रतन टाटा जी को पता चली थी कि कुछ युवा डॉक्टर्स ऐसा सोच रहे हैं, तो रतन टाटा जी ने अपनी तरफ से उनकी पूरी मदद की थी और इसी वजह से वो अस्पताल आज इतनी बड़ी मात्रा में लोगों की सेवा कर रहा। और इन चीज़ों के साथ साथ रतन टाटा जी ने कई बाहरी कंपनियों को भी खरीदा। साल 2000 में टाटा ने ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा और वहीं साल 2007 में टाटा स्टील ने 6.2 अरब पाउंड में यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस को भी खरीदा था और ये अब तक का सबसे बड़ा सौदा था। अब मैं आपको रतन टाटा जी द्वारा बताई गई 3 बातों को बताऊंगा जो आपको सफल बना देंगी। पहली बात है, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग उसे नष्ट कर देती है। वैसे ही कोई और नहीं बल्कि खुद की सोच और मानसिकता ही इंसान को बर्बाद कर देती है। ये सच है कि हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, धनवान और सफल होना चाहता है, परंतु उसके लिए कोशिश, मेहनत और संघर्ष नहीं करना चाहता। सिर्फ चाहने और सपने देखने से कोई अमीर होता
तो फिर हर कोई अमीर और सक्सेसफुल होता। हर एक इंसान के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अपने जीवन में बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है, परंतु अधिकांश लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं और या तो फेलियर के डर से रिस्क नहीं ले पाते या फिर उनके आरामदायक जीवन में कोई बाधा ना उत्पन्न हो जाए, इसके लिए वे अपने कंफर्ट जोन में ही कैद रह जाते हैं या फिर चल रहा है चलने दो जैसी सोच के कारण अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं। यही कारण है कि अधिकतर लोग अपनी क्षमता पोटेंशियल का इस्तेमाल किए बिना छोटे मोटे कार्यों में ही अपने जीवन को यूं व्यर्थ गवा देते हैं। दोस्तों याद रखना, पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल बन जाओगे, सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो रतन टाटा जी कहते हैं, पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार देखने की जरूरत होती है। इसीलिए 1 घंटा पेड़ काटना हो तो आधे घंटे तक कुल्हाड़ी की धार तेज करें। इससे सफलता प्राप्त करने के अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं। दोस्तों आप इस बात से एग्री करोगे कि आजकल अधिकतर नौजवान अपने एक आइडिया पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकते। उनका लक्ष्य, उनकी प्रायोरिटीज फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती हैं। कभी वो इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कभी एक्टर, कभी वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो कभी सिंगर, कभी उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो कभी उनको एंटरप्रेन्योर बनना है, कभी कभी तो यूट्यूबर बनने का ख्याल उनके ऊपर हावी हो जाता है। इससे क्या होता है कि उनका सारा फोकस और एनर्जी डिवाइड हो जाता है और कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, सबसे पहले ये डिसाइड तो करना ही पड़ेगा। एक बार जब आपने अपना गोल, अपना लक्ष्य डिसाइड कर लिया, फिर उससे रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा करें। आप उस फील्ड के बारे में इतना नॉलेज इकट्ठा कर लें, अपने हुनर की धार को इतना तेज कर लें कि कोई बाधा या मुश्किल आपके सामने टिक ना सके। अपनी पूरी एनर्जी, फोकस, नॉलेज और स्किल को सिर्फ उसी डायरेक्शन में लगा दें जो आपके लक्ष्य तक जाते हों। आप इसमें अपना जी जान लगा दें, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि एक विचार लो और उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, सपने देखो, विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को भूल जाओ, उन्हें त्याग दो। यही सफल होने का तरीका है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रतन टाटा जी कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए जीवन के उतार चढ़ाव बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। दोस्तों जब तक कोई व्यक्ति असफलताओं से, मुश्किलों से, चुनौतियों से डरता रहेगा, तब तक वह सक्सेस को हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि दुनिया के जितने भी सफल और महान इंसान हुए हैं, उन सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी तो असफलता का स्वाद जरूर चखा है। जब आप अपने लक्ष्य, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में मुश्किलें और चुनौतियां आती हैं। आपको उसका डर कर मुकाबला करते हुए हमेशा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये फेलियर, मुश्किलें, चुनौतियां ही आपको और अनुभवी, सक्षम और मजबूत बनाते हैं। दोस्तों खुदा ने ये वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने ये वादा नहीं किया कि सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती हैं, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिर कर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा।